हेलो एवरीवन, दिस इज़ आनंद परमार क्लासेस एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो कि कम्प्लीटली पॉलिटी पर बेस्ड रहेगी। और इस सीरीज़ में मैं आप लोगों को पॉलिटी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके लास्ट एंड तक वे सारे टॉपिक कवर करूँगा जो कि आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आइए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ने के पहले हम उसका बैकग्राउंड देख लेना चाहिए, उसका पास्ट देख लेना चाहिए ताकि बाद में पूरे सब्जेक्ट को पढ़ने में हमें आसानी हो। तो दोस्तों, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में एंट्री पाई और कौन कौन से नए रूल, कौन कौन से नए रेगुलेशन उन लोगों ने हमारे ऊपर इम्पोज किए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ब्रिटिशर्स ने हमारे देश में 1600 ईडी में एंट्री तो पा ली थी और हम लोगों ने उनका स्वागत हाथ मिलाकर और गले लगाकर किया भी था, क्योंकि हमें लगा था कि वे लोग बेटरमेंट के लिए आ रहे हैं, वे लोग यहाँ पर ट्रेड करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन बाद में हमें नहीं पता था कि बाद में वे लोग अपनी असलियत दिखाना स्टार्ट कर देंगे और हम ही पर रूल करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, उनकी कुछ खासियत इस तरीके से थी कि जब भी हम लोग उनसे कुछ चेंज की बात करते थे, कुछ बेटरमेंट की बात करते थे, तो वे लोग हमारे ऊपर एक्ट लगाना शुरू कर देते थे, एक्ट लेकर आ जाते थे तथा हमारे ऊपर रूल इम्पोज करना स्टार्ट कर देते थे। तो इस तरीके से अंग्रेज हमारे ऊपर रूल किया करते थे। जब भी हमें कुछ आम आदमी को प्रॉब्लम्स होती थी तो वे प्रिंसली स्टेट, जो कि हमारे प्रिंसली स्टेट के प्रिंसेस होते थे, राजा होते थे, उनके पास जाते थे और उनके सामने अपनी डिमांड रखते थे कि हमें ये प्रॉब्लम्स है, तो आप जाकर अंग्रेजों से बात करिए। तब जो हमारे प्रिंसली स्टेट के प्रिंसेस थे वे जाकर बात करते थे कि और तुम कितने रूल बदलोगे, हमारे ऊपर तुम और कितने रूल इम्पोज करोगे, इससे आम लोगों को परेशानी होती है, तो आप ऐसा मतलब वो लोग बोलते थे कि आप ऐसा मत करिए, लेकिन अंग्रेज नहीं मानते थे। तो इस तरीके से वो लोग हमारे ऊपर अपना राज किया करते थे। दोस्तों, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वहाँ पे जो वर्कर्स थे, जो वहाँ पे काम करने वाले लोग थे, वे इंडियंस ही थे और जो आम आदमी थे, जो कि अनएम्प्लॉयड लोग थे, वे वहाँ पर बहुत ही कम पगार में काम किया करते थे, जिससे कि उनका घर का खर्चा भी चल सके और उन लोगों को अपना जीवन जीने में आसानी हो। तो दोस्तों, जो आम आदमी थे, जो कि वहाँ पर वर्कर्स थे, उनकी बहुत ही कम पगार हुआ करती थी और इस लेस सैलरी के कारण वहाँ पे कुछ कंपनी के जो रूल है वो इस तरीके से थे कि जो एम्प्लॉय है वो अपना जो प्रोडक्ट है उसको प्राइवेटली भी सेल कर सकता था। यानी कि कंपनी के थ्रू वो लोग अपने जो गुड्स है उनको सेल नहीं करते थे, प्राइवेटली कर देते थे, जिससे जो साइड इनकम है वो उस एम्प्लॉय को हो जाया करती थी। मतलब कि जो पैसा है वो कंपनी को ना जाकर उस पर्सन को पर्टिकुलर चला जाता था। तो दोस्तों, इसकी वजह से लास्ट में ये प्रॉब्लम्स आने लगी कंपनी को कि उसका जो मुनाफा है वो कम होता चला गया। जब मुनाफा कम होता चला गया तो बेटरमेंट के लिए जब उन्हें फंड की आवश्यकता पड़ी तो वे लोग ब्रिटेन में वहाँ की गवर्नमेंट के पास गए, इंग्लैंड गए। तब इंग्लैंड की गवर्नमेंट से उन्होंने लोन के लिए अप्लाई किया कि क्या हमें आप लोग लोन दोगे, हमें लोन चाहिए। तो वहाँ पे इंग्लैंड गवर्नमेंट ने साफ साफ मना कर दिया कि तुम्हें कोई लोन नहीं मिलेगा। अब जो भी है आप वहीं पर राज करके या फिर कोई से भी रूल बनाकर या फिर एक्ट बनाकर जो है कि अपना खर्चा चलाओ। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी को जब ये बात पता चली कि यार कुछ तो गड़बड़ है, हमारी जो इनकम है वो कम हो रही है और जो पर्सनल जो इनकम है वो एम्प्लॉय की ज़्यादा हो रही है, तो अब हम एक्ट लेकर आएंगे। मतलब हम कह सकते हैं कि एक सेंट्रलाइज्ड पावर की तरफ से एक्ट आना शुरू हो गए थे। तो दोस्तों, ये हमने ग्लेंस में एक हिस्ट्री देखी है कि किस तरीके से अंग्रेज ने हमारे ऊपर एक्ट बनाना स्टार्ट किया, मतलब हमारे ऊपर रूल करना स्टार्ट किया, रूल इम्पोज किए और किस तरीके से वे लोग एक्ट लेके आए। तो दोस्तों, इसी के तहत पहला जो एक्ट वो लोग लेकर आए थे वो था रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि 1773 में आया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये सारे एक्ट कौन ने बनाए थे? ये ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उसने बनाए थे, ताकि कंपनी की जो एक्टिविटीज़ है उनको कंट्रोल कर सकें। तो जो पहला एक्ट आया था रेगुलेटिंग एक्ट, इसके अंदर क्या हुआ? तो इसके अंदर वही हुआ जो हमने यहाँ पे देखे कि जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं ये चेंज होते गए। मतलब सबसे पहले तो जो गवर्नर था बंगाल का,
उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया, मतलब उसको कुछ ज़्यादा पावर दी गई। उसके नीचे 2 और सबऑर्डिनेट्स बैठाए गए, जो कि बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंस में इन लोगों ने गवर्नर बैठाए थे। और जो ये सबऑर्डिनेट्स थे इनको कुछ कम पावर थी, मतलब इनको गवर्नर जनरल जितनी पावर नहीं थी। तो इस तरीके से कभी कभी इनके बीच जो है कि कॉन्फ्लिक्ट भी चलते रहते थे। इस जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसी के तहत हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट है उसने कंपनी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया था धीरे धीरे। एकदम से तो वो इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक्टिविटीज़ थे उसको कंट्रोल कर नहीं सकते थे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ से मतलब एक इनिशिएटिव उन लोगों ने ले लिया था। सेकेंड चीज़ क्या थी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने एक काउंसिल अपॉइंट की थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो कि 4 मेंबर्स थे इसमें टोटल, जो कि जो गवर्नर जनरल जो होता था उसको एडवाइस करती थी, उसी को असिस्ट करती थी। और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता था यानी कि कोई डिसीजन अगर अटक जाता था तो वो मेजोरिटी बेसिस पे ले लिया जाता था। थर्ड थिंग कि एक सुप्रीम कोर्ट इन लोगों ने इस्टेब्लिश किया कलकत्ता में, जो कि लगभग 1774 के समथिंग इन लोगों ने इस्टेब्लिश्ड किया था। और जो एलिजा एम्फे हैं वो इसके पहले चीफ जस्टिस हुए थे। और इसी एक्ट के तहत जो कलकत्ता है उसको ऑफिशियल कैपिटल ईस्ट इंडिया कंपनी की डिक्लेयर्ड कर दिया गया था। तो ये इतने सारे मतलब चेंजेस रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू आए थे, लेकिन फिर भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक्टिविटीज़ है मतलब एक्चुअल में वो कंट्रोल पूरी तरीके से तो नहीं हुई थी, लेकिन हाँ धीरे धीरे कंट्रोल होना स्टार्ट हो गई थी। इस एक्ट के तहत उन लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया था, लेकिन जो मेन एक्टिविटीज़ है ईस्ट इंडिया कंपनी की वो इसके अगला जो एक्ट आया था 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट, उसी से कंट्रोल होना स्टार्ट हुई थी। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 मोस्टली ये लोग 10-10 साल के अंतर के बाद में चेंजेस लाते गए। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया, और इसी एक्ट के थ्रू में एक्चुअल में जो कंपनी की एक्टिविटीज़ है वो कंट्रोल होना स्टार्ट हो गई। तो सबसे पहले एक्टिविटीज़ कंट्रोल करने के लिए ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उसने जो चेंजेस किए वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले जो चेंजेस था वो ये था कि जो कंपनी के जो पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शंस है, यानी कि जो कंपनी के राजनीतिक जो कार्य है वो और उसके जो कमर्शियल वर्क, मतलब दोनों को अलग अलग संस्था अब संभालेगी। तो इन दोनों कार्यों को जब डिस्टिंग्विश किया गया तो उसके लिए अलग अलग बॉडी बनाई गई। तो पॉलिटिकल जो कार्य थे उनको संभालने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया, और जो कमर्शियल जो एक्टिविटीज़ थी कंपनी की, ठीक है ना, लाइक इसमें ट्रेड वगैरह ये सब आ जाता था कमर्शियल में, तो ये सब मैनेज करने के लिए उन लोगों ने अलग से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की एक टीम बनाई। तो ये जो 2 अलग अलग संस्था थी ये कंपनी के अलग अलग दोनों कार्य संभालती थी। जो तीसरा चेंजेस आया वो ये आया कि इन लोगों ने मिलिट्री और सिविल गवर्नेंस जो है इन दोनों को सुपरवाइज करने के लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम का एक मतलब संस्था को एम्पावर्ड कर दिया। मतलब जो नागरिक शासन है ना, उनके सभी कार्यों की जो निगरानी है उसको करने के लिए एक मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल मतलब कि एक नियंत्रण बोर्ड को इन लोगों ने बहुत ही स्ट्रांग बनाया, एम्पावर्ड किया, उसको सशक्त किया। तो ये सारे चेंजेस पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू लेकर आए थे। आई होप दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।